हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 से जो आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स अप टू C300 सी यूनिट 6 करवाने वाला हूं हिंदी मीडियम में। और इसकी इजी समरी होगी। आपके एग्जाम से पहले आप अगर इसको देखते हो तो आपको काफ़ी कुछ मेन टॉपिक्स पता चल जाएंगे इस पूरी यूनिट से। और आपको फ्री पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और इंस्टा पे मुझे फॉलो करना ना भूलें। मेरा यूज़र नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। आपको कुछ पूछना हो तो आप मैसेज कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आप। वहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। एकलव्य स्नातक 1 आपको सर्च मारना है और आप ज्वाइन कर पाएंगे ग्रुप को। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य जिसका टाइम पीरियड माना जाता है 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक। ये हमारे प्राचीन भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था। माना जाता है पहला साम्राज्य था जो पूरे बड़े लेवल पर शासन कर रहा था। और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य सबसे ज्यादा फेमस राजा माने जाते हैं। उसके बाद उनके पोते अशोक जो कि सम्राट अशोक माने जाते हैं। और भी कई सारे ऐसे मतलब जो उत्तराधिकारी आए जो राजा हुए वो बहुत ज्यादा आप कह सकते हो ताकतवर और शक्तिशाली थे। अब मैं आपको बताऊं इनका प्रशासन कैसा था। इनका प्रशासन केंद्रीकृत था। केंद्रीकृत प्रशासन का मतलब ये होता है जहां पर साम्राज्य के अंदर राजा सबसे टॉप पर होता है। मींस एक होता है सेंट्रलाइज्ड, यानी कि जितनी भी शक्तियां हैं साम्राज्य की वो सारी की सारी एक इंसान के पास होंगी और वो होगा राजा। एक होता है डिसेंट्रलाइज्ड, यानी कि अलग अलग मतलब लेवल्स पे शक्तियों का बंटवारा। जैसे हमारे भारत में होता है राज्य की शक्तियां, केंद्र की शक्तियां, पंचायत की शक्तियां। तो ये होता है अलग सिस्टम। तो मैंने आपको बता दिया केंद्रीकृत था, मीन्स एक ही इंसान के पास सारी पावर थी। फिर उसके बाद आता है मौर्य वंश। मौर्य वंश के शासक जितने भी हुए हैं वो राजतंत्र वाले ही थे, मीन्स राजा थे। और उसमें सिंहासन जो इनका चलता था वो पितृसत्तात्मकता पे चलता था। मीन्स पिता, फिर उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र, फिर आगे उसका पुत्र, इस तरीके से ये चलता था। ठीक है। इससे क्या होता है कि एक प्रशासन इनका स्थिर रहता था, मतलब एक स्टेबिलिटी बनी रहती थी। फिर इसके बाद आता है मौर्यों की राजधानी क्या थी। वर्तमान बिहार में पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी रही थी। और ये रणनीतिक रूप से भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी क्योंकि भाई ये गंगा नदी के बिल्कुल किनारे पर शहर स्थित है। और गंगा नदी के किनारे है तो खेती भी अच्छी होगी, आने जाने का साधन भी मिल जाएगा पानी से भी। राजनीतिक और आर्थिक दोनों तरीके से ही राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट थी। प्रशासनिक अगर मैं विशेषताएं बताऊं तो जो मौर्य साम्राज्य है वो प्रांतों में बटा हुआ था और इन प्रांतों को जनपद कहा जाता था। मींस जैसे आज हमारा देश राज्यों में बटा हुआ है तो वैसे ही उस टाइम पे जो राज्य की जगह जनपद वर्ड यूज होता था। और हर जनपद को आगे फिर डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा हुआ था, जिलों में बांटा गया था। और फिर आगे इन जिलों को गांवों में बांटा गया था। मींस ये इस तरीके से मतलब होता था शासन। राज्यपाल और प्रशासक, देखो मौर्य साम्राज्य के अंदर क्या था, जो अलग अलग प्रांत होते थे, अलग अलग जनपद होते थे, उसकी देखरेख करने के लिए अलग अलग गवर्नर बनाए जाते थे। वायसराय होते थे, गवर्नर होते थे, राज्यपाल होते थे। ये अधिकारी क्या करते थे, टैक्स इकट्ठा करते थे, कानून व्यवस्था को देखरेख करते थे और जो आसपास के जो स्थानीय आबादी के लोग होते थे उनकी वफादारी करते थे। ये इनका काम होता था। फिर है मौर्य काल के अंदर प्रशासनिक मशीनरी। मींस जो कुछ बड़े बड़े अधिकारी होते हैं तो राजा के साथ उसका मंत्री परिषद रहता था जो उसको इंपॉर्टेंट मुद्दों पर सलाह देता था। और इसमें मुख्य पुजारी भी उसके साथ रहता था। मुख्य न्यायाधीश जो कि न्याय सुनाता था, जो जज होता है वो भी साथ रहता था। कोषाध्यक्ष होता था जो कैशियर होता है। और भी कई अधिकारी साथ रहते थे मौर्य साम्राज्य के राजाओं के साथ में। और एक किताब है अर्थशास्त्र जिसको चाणक्य ने लिखा है, उसके अंदर मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। उसमें A to Z उस बंदे ने सारी बातें लिखी हैं। फिर इसके बाद आता है कराधान प्रणाली। मींस मौर्य प्रशासन के अंदर टैक्स वसूलने का एक बहुत ही अच्छा सिस्टम था। और राजस्व भी अलग अलग प्रकार का आता था। एक तो जमीन से टैक्स आता था, भूमि कर जिसे कहते हैं, भूमि राजस्व। एक व्यापार से टैक्स आता था जो व्यापारियों से लिया जाता था। और कुछ फसल पे भी टैक्स लगाया जाता था, वहां से भी आता था। मींस टैक्स का सिस्टम बहुत अच्छा था। फिर आता है सैन्य प्रशासन। सेना को एक समिति और 6 उप समितियों में बांटा गया था। घुड़सवार सेना अलग होती थी, उसके बाद पैदल अलग होती थी, हाथी वाली सेना अलग होती थी, रथ वाली सेना अलग होती थी। मतलब सेना को उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग बांटा गया था। और इससे क्या है कि सेना और शक्तिशाली थी। फिर है न्याय व्यवस्था। मौर्य साम्राज्य के अंदर न्याय की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। जो राजा का फैसला था वो अंतिम माना जाता था। आई एम सॉरी। वो राजा का लास्ट फैसला होता था।
पर जो क्षेत्रीय लेवल पर न्यायाधीश हुआ करते थे, जो कानूनी मामलों को देखते थे, अदालत भी लगाई जाती थी। और यही है कि मतलब सार्वजनिक कल्याण के भी बहुत काम करे थे। जैसे सम्राट अशोक है, इसने जन कल्याण पर बहुत ध्यान दिया था। उसने अपनी प्रजा की भलाई के लिए नीतियां बनाई थी और उसने सड़कें अच्छी करी, अस्पताल बनवाए और कुछ उसने अपने धर्म का प्रचार करा। मीन्स धर्म का मतलब होता है कुछ ऐसे बातें जो अच्छी होती हैं, मोरालिटी वाली बातें, वो उसने उसका प्रचार प्रसार करा। बौद्ध धर्म का उसने प्रचार प्रसार करा। फिर उसके बाद जासूस और खुफिया जानकारी का उपयोग। अर्थशास्त्र किताब में ये भी लिखा है कि साम्राज्य के आंतरिक मामलों के अंदर होता क्या था कि मतलब ये आंतरिक और बाहरी खतरों से बचने के लिए एक जासूस भी एक तंत्र होता था, पूरा एजेंट्स होते थे राजाओं के, जो सारी मतलब खबर रखते थे कि भाई कौन सा हमें खतरा हो सकता है आने वाले टाइम पर, अंदर से बाहर से, ये सब चीज़ें हैं। फिर है अशोक की धम्म नीति। अब जो सम्राट अशोक था उसने ना कुछ बातें बताई थी जो कि अच्छी अच्छी बातें हैं, मीन्स अच्छे आचरण, मोरालिटी वाली बातें। तो सबसे पहला आता है इसमें अहिंसा। अशोक ने ये बोला कि हमें किसी के साथ हिंसा नहीं करनी चाहिए। ये इसका जीवन पता है कहाँ से बदला था? जब इसने कलिंग का युद्ध लड़ा था, सो कई सारे लोग मारे गए थे उस युद्ध में। इसके बाद इसका दिल एकदम दहल गया कि यार मेरी वजह से, मेरे युद्ध की वजह से इतने लोग मारे गए, सो अब मैं कभी भी हिंसा नहीं करूंगा। सो इसने ये बोला कि अब हमें किसी को भी, किसी प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सहिष्णुता होनी चाहिए हमारे अंदर। आप टॉलरेंस सीखो, सहना सीखो, लोगों से सुनो। अगर कोई आपसे सवाल करता है आपके धर्म का तो उसका जवाब दो। आप दूसरे धर्मों का भी सम्मान करो। एक सौहार्द की भावना को बढ़ाओ, भाई भाईचारे के साथ रहो। सामाजिक न्याय के बारे में इन्होंने बताया कि धम्म के अंदर ये बताया है कि हमें गरीबी दूर करनी चाहिए, असमानता दूर करनी चाहिए, भेदभाव जैसे मुद्दों को खत्म कर देना चाहिए। एक ऐसा समाज हो जो न्यायपूर्ण समाज हो, मीन सभी यहाँ पर न्याय के साथ रहें। कोई ये ना बोले प्रजा में कि मुझे मेरे साथ भाई अन्याय होता है। फिर है शासक का कर्तव्य। अशोक ने अपनी प्रजा को यह बताया कि एक राजा की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं कि भाई राजा को जन कल्याण के लिए काम करना चाहिए। जो जनता की भौतिक आवश्यकताएं होती हैं वो पूरी करनी चाहिए। हर तरीके का कल्याण राजा को करना चाहिए जनता का। फिर है कि इसने कुछ अधिकारियों को भी नियुक्त करा जिसको धम्म महामात्र कहा जाता था। तो अशोक ने धम्म का प्रचार करने के लिए कुछ अधिकारियों को नियुक्त करा था, जो कि ये धम्म के जितने भी सिद्धांत मैं आपको बता रहा हूँ इसको ये लोग फैलाते थे, इसका प्रचार प्रसार करते थे, साम्राज्य भर में जाते थे। फिर है स्तंभ और शिलालेख। अशोक की ज्यादातर जानकारी स्तंभ और शिलालेख, मीन्स जो खंबा होता है स्तंभ उस पर लिखा हुआ मिलता है, कुछ पत्थरों के ऊपर लिखा हुआ मिलता है। शिला का मतलब होता है पत्थर। सो ये पत्थर और स्तंभ लेख जो है इन्हीं से ही हमें पता चलता है। और अगर मैं आपको बताऊं इससे क्या होता था कि लोग शिक्षित भी होते थे। जब वो पढ़ते थे स्तंभों पे क्या लिखा हुआ है तो थोड़ा सा भाई शिक्षा का भी प्रचार प्रसार होता था। और शिलालेखों के अंदर सारी चीजें वो अपनी लिखवाता था। और सीमाओं के पार जाकर भी इसने धम्म का प्रचार करा था। अशोक ने न केवल अपना साम्राज्य बल्कि इस धम्म के सिद्धांत को कोरिया तक और दक्षिण पूर्व एशिया तक जितने देश हैं, श्रीलंका तक, दूर दूर तक अपने अधिकारियों को भेजकर ये धम्म के प्रचार को, प्रसार को बढ़ावा दिया। ठीक है, तो यही आपकी इस यूनिट से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फीडबैक लिखना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।